मैं सड़क किनारे उकड़ू बैठा लोगों का भविष्य बता रहा था। तभी मेरे अरबपति माता पिता ने मुझे ढूंढ निकाला। उन्हें नहीं पता था कि मैं एक भविष्यवक्ता हूँ और बस मुझे खाली आंखों से घूर रहे थे। जुआंग किंकिंग ने सबसे पहले दबी हुई हंसी हंसी। उसकी आंखों में तिरस्कार भरा था, लेकिन मैंने सिर्फ उसे देखा और फिर बोला, अगर सच ना हुआ तो कोई पैसे नहीं, क्या भविष्य जानना है? मैडम जुआंग तुरंत रो पड़ी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरे साथ घर चलो। मैंने अपने सामने खड़े लोगों को देखा। मेरे दिमाग में कुछ शब्द गूंजने लगे, काली ऊर्जा से घिरे हुए, जल्द ही मरने वाले। मैंने गहरी सांस ली और सहमति में सिर हिलाया। मैंने अपना कंपास और जॉस पेपर पैक किया। मुझे घर जाकर कुछ सामान पैक करना है। अंदर बहुत गंदगी है, आप लोग मेरा बाहर इंतजार करो। मैडम जुआंग मेरे साथ आने की जिद करने लगी। बाकी लोगों के पास उनके पीछे आने के अलावा कोई चारा नहीं था। चारों मेरे पीछे पीछे उस गंदी गली में आ गए। बीच बीच में कुछ चूहे दौड़ कर निकल जाते। मुझे पीछे से उल्टी करने जैसी आवाज़ें आईं। कोई ऐसी जगह पर कैसे रह सकता है? मेरे लिए तो ठीक है, मैं यहाँ 10 साल से ज़्यादा समय से रह रहा हूँ। जुआंग किंकिंग का चेहरा लगातार नाराज़गी से बिगड़ रहा था। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक मैं एक छोटे से दरवाजे तक नहीं पहुँच गया। मैंने दरवाज़ा धक्का देकर खोला। अंदर का सामान बहुत ही साधारण था। एक मेज, एक पुराने ज़माने का बिजली का पंखा। मैंने अलमारी से अपने कपड़े निकाले। जुआंग किंकिंग ने घिन से अपनी नाक बंद कर ली। तुम इन फटे पुराने कपड़ों को ले ही क्यों जाना चाहते हो? घर पहुंचने पर हम तुम्हारे लिए सब नया खरीद देंगे। मैं बोलने ही वाला था कि तभी अचानक बहुत सारे लोग कमरे में घुस आए और जुआंग परिवार को पूरी तरह घेर लिया। तुम्हें बी फैन के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा। इस बच्चे ने बहुत कुछ सहा है। तुम लोग देखने में तो बहुत अमीर लगते हो। बी फैन को लेने आने में इतने साल क्यों लग गए? मैंने सुना है तुम्हारे घर में एक गोद लिया हुआ बेटा भी है। कौन जाने वो बी फैन के साथ कैसा बर्ताव करेगा। बचपन से ही मुझे पड़ोसियों और मेरे मास्टर ने पाला था। अब जब मैं जा रहा हूँ तो वे मेरे लिए खुश हैं, लेकिन मुझे जाने भी नहीं देना चाहते। आंटी वांग ने मेरे हाथों में चीजें थमाना शुरू कर दिया। ये कपड़े हमने तुम्हारे लिए खरीदे हैं, अब वो पुराने वाले मत पहनना। नए घर में जाते समय नए कपड़े पहनने चाहिए। जल्द ही मेरे हाथ तरह तरह के थैलों से भर गए। अंकल और आंटियों ने मेरा सारा सामान कार तक पहुंचाने में मदद की। मैंने अपना छोटा पीला बैग गले से लगाया और पिछली सीट पर बैठ गया। तुम सच में ये मनहूस चीजें अपने साथ घर नहीं ले जा रहे हो, है ना? हमारे घर में तुम्हारे सामान के लिए कोई जगह नहीं है। मैडम जुआंग ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। तुम्हारी अपने भाई से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने उनकी तरफ देखा। तो फिर मैं वापस नहीं जाऊंगा। जुआंग किंकिंग एक पल के लिए जम गई। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कहूंगा। उसने अपना मुंह खोला लेकिन कुछ नहीं कहा। यह उसकी बड़ी बहन जुआंग किंग्या थी जिसने कहा, माफी मांगो जुआंग किंकिंग। जुआंग किंकिंग ने बेमन से माफी बड़बड़ाई। मैडम जुआंग पूछने लगी कि मैं कैसे रह रहा था, ये कहते हुए कि मैंने इतने सालों में बाहर बहुत कष्ट सहे हैं। अजन्म देने वाले माता पिता शब्द मेरे लिए बहुत अजीब है, क्योंकि मेरे पास तो कोई पालने वाले माता पिता भी नहीं है। जब मानव तस्करों द्वारा मेरा हाथ लगभग तोड़ा जाने वाला था तो मेरे मास्टर ने उन लोगों को टक्कर मारी और मुझे उनसे छीन लिया। मैंने सिसकते हुए जुआंग सुनजी को देखा। क्या ये भी जुआंग परिवार का बच्चा है? तुम अभी घर आए हो और अभी से भाई सुनजी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो? भले ही तुम अब वापस आ गए हो, हम जुआंग सुनजी को दूर नहीं भेजेंगे। जुआंग सुनजी आखिर इतने सालों से हमारे साथ रह रहा है। हमारी उसके साथ भावनाएं जुड़ी हैं। हम तुम्हें भी परिवार की तरह मानेंगे। हमें उम्मीद है कि तुम जुआंग सुनजी को निशाना नहीं बनाओगे। मुझे माफ़ कर दो भाई, मुझे भी नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहते तो मैं बाहर जा सकता हूँ। मैंने एक एक करके उन सबके चेहरों को गौर से देखा। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ कहा, है ना? मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि क्या वो जुआंग परिवार का बच्चा है। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही प्रतिक्रिया दे दी। मैडम जुआंग जल्दी से बीच बचाव करने आगे आई। जुआंग सुनजी वो बच्चा है जो उस समय तुम्हारे साथ बदल गया था। लू फैन, अब से तुम बड़े भाई होगे। जुआंग सुनजी तुम्हारा छोटा भाई है। मैंने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। जुआंग सुनजी का सिसकना मुझे परेशान कर रहा था। मैंने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। ऊबड़ खाबड़ सफ़र के बाद हम जुआंग निवास पहुँचे। जब हम उतरे तो किसी ने मेरा सामान उठाने में मेरी मदद नहीं की। वे सभी घर के अंदर चले गए और तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वे मुझे पीछे छोड़ आए हैं। मैडम जुआंग वापस बाहर भागी। हमने एक दूसरे को देखा। मैं उनके पास से गुजरा और सीधे अंदर चला गया। जब उन्होंने मुझे अकेले आते देखा तो उनके चेहरे अजीब हो गए। जुआंग किंग्या ने नौकरानियों पर गुस्सा किया। छोटे मालिक अभी वापस आए हैं, किसी ने उनका सामान उठाने में मदद क्यों नहीं की? मैंने उसे मेरे ठीक सामने दूसरों पर दोष मढ़ते देखा। कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद उठा सकता हूँ। बी फैन, तुम्हारा कमरा अभी तैयार नहीं है। तुम्हें अभी पहली मंजिल से काम चलाना होगा। क्या वे तीनों दूसरी मंजिल पर रहते हैं? तुम अभी वापस आए हो और अभी से दूसरी मंजिल पर जगह की उम्मीद कर रहे हो? नकली जुआंग पोते ने जल्दी से उसे वापस खींचने की कोशिश की। भाई, किंग कुछ नहीं जानती। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दूसरी मंजिल पर अपना कमरा दे सकता हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं वहाँ नहीं रहना चाहता जहाँ तुम रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहकर
मैंने उनकी प्रतिक्रियाओं को नज़रअंदाज किया और सीधे अपने कमरे में चला गया। शाम को हाउसकीपर ने मुझे खाने के लिए बुलाया। वे लोग पहले ही खाने की मेज पर बैठ चुके थे। उन्होंने मेरे लिए नकली जुआंग पोते के ठीक बगल वाली सीट भी बचा कर रखी थी। नकली जुआंग पोते ने मुझे सम्मान से भाई कहकर बुलाया। मैंने उसे घूरा। उसकी माँ ही थी जिसने जन्म के समय उसे और मुझे बदल दिया था। अगर मेरे शिफू मास्टर नहीं होते तो मैं बहुत पहले ही मर गया होता। इन सभी भावनाओं के उमड़ने के साथ मैं उस पर मुस्कुरा नहीं सकता था। नकली जुआंग पोते ने अजीब तरह से अपने सामने रखे कटोरे को घूरा। उसकी आंखें चुपचाप लाल हो गईं। जुआंग किंग्या ने मेरी तरफ देखा। यी फैन, वो तुम्हें बुला रहा है। मैंने सुना। मेरा बस जवाब देने का मन नहीं है। तुम्हारे संस्कार कहाँ हैं? इतने सालों में क्या तुम्हारे शिफू और उन लोगों ने तुम्हें यही सिखाया है? तुम मेरी जितनी चाहो बुराई कर सकती हो, लेकिन तुम मुझे एक चोर के साथ एक ही मेज पर बैठाती हो और मुझसे मेरे संस्कारों के बारे में पूछने की हिम्मत करती हो। नकली जुआंग पोते ने सुना कि मैंने क्या कहा। उसके आंसू सीधे उसके चावल में गिर गए। जुआंग किंकिंग ने अपने भाई को रोते हुए देखा। वो खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हारा ये रवैया कैसा है? लू फैन को पता था कि तुम वापस आ रहे हो। उसने तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे भी खरीदे। तुम वो नहीं थे जो बदल दिए गए थे। तुम वो नहीं थे जिसे कचरे में फेंक दिया गया था। वो तुम भी नहीं थे। जाहिर है तुम नहीं समझोगी कि कड़ाके की सर्दी में सिर्फ एक पतली शर्ट पहनना कितना ठंडा होता है। मैं बेघर होकर सड़कों पर भटक रहा था। कुछ लोगों ने मेरा हाथ तोड़ने की भी कोशिश की ताकि मैं टूटे हाथ से भीख मांग सकूं। मैंने अपनी आस्तीन ऊपर की। मेरे हाथ पर कई साफ निशान थे। जो चम्मच पहले कटोरे में गिरा था वो मेरे हाथ की पुरानी चोट के कारण गिरा था। जुआंग किंग्या का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने वो माफ़ी कभी नहीं मांगी जो वो मांगना चाहती थी। श्रीमती जुआंग हैरान थी। उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैंने बाहर इतनी मुश्किल ज़िंदगी जी है। मिस्टर जुआंग मुश्किल से अपना दुख रोक पा रहे थे। यी फैन, किंग्या तुम्हें कल चेकअप के लिए ले जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं। शिफू ने पहले ही मेरे हाथ की जांच करवा ली है। ये हिल सकता है, बस इतना ही। ये और किसी काम का नहीं है। तो मुझे माफ़ करना दीदी। जब मैं छोटा था तो मुझे सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए पर्याप्त खाना मिलने की परवाह थी। किसी ने मुझे कोई संस्कार नहीं सिखाए। लोगों ने मुझे सिर्फ जिंदा रहना सिखाया। मैं ही हूँ जो आप सभी के साथ एक ही मेज पर खाने का हकदार नहीं हूँ। मेरा पेट भर गया है, आप लोग खाना जारी रखें। ये मेरी गलती है। मैंने तुम्हें गलत समझा। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि इस घर में या तो वो रहेगा या मैं? अगर वो रहेगा तो मैं जाऊंगा। जुआंग किंकिंग जाहिर तौर पर बहस करना चाहती थी, लेकिन फिर उसे मेरे हाथ के निशान याद आ गए। उसने खुद को चुप रहने के लिए मजबूर किया। श्रीमती जुआंग भी कुछ नहीं बोल पाई। मिस्टर जुआंग ने गंभीरता से कहा, आखिरकार हमने उसे 10 साल से ज्यादा समय तक पाला है। अगर हम गोद लिए हुए बेटे को दूर भेज देंगे, ठीक अपने सगे बेटे को ढूंढने के बाद, तो लोग जुआंग परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? क्या होगा अगर तुम्हें हम में से किसी एक को चुनना पड़े? ये कहकर मैं मुड़ा और चला गया। अगले दिन मैं भूखा उठा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ मेरे पहले ही दिन मुझे भरपेट खाना भी नहीं मिलेगा। मैंने वो नए कपड़े पहने जो आंटी वांग ने मेरे लिए खरीदे थे। उस पर एक छोटी बिल्ली छपी थी। जब मैं बाहर आया तो पूरा परिवार पहले ही उठ चुका था। जैसे ही मैं बाहर आया, जुआंग किंकिंग की हैरान निगाहें मुझ पर टिक गईं और उसने कभी मेरे कपड़ों से नज़र नहीं हटाई। वो अपनी हंसी रोक रही थी। तुमने क्या पहना हुआ है? ये नया है, इसमें कोई पैच नहीं है। इसे पहले किसी ने नहीं पहना है। इसमें क्या खराबी है? जुआंग किंकिंग ने तुरंत हंसना बंद कर दिया। उसने सोचा कि मैंने क्या क्या सहा है। उसने अजीब तरह से अपना फ़ोन उठाया। रात के खाने के बाद श्रीमती जुआंग ने मुझे 1 लाख युआन दिए। मुझे कुछ नए कपड़े खरीदने जाने के लिए कहा। मुझे नहीं पता कि ये इसलिए था कि अभी क्या हुआ था। जुआंग किंकिंग ने मुझे खरीदारी के लिए ले जाने की पेशकश की। नकली जुआंग पोता एक पल के लिए जम गया। किंकिंग, क्या तुम्हें आज मेरे साथ कस्टम ज्वेलरी लेने नहीं जाना था? जुआंग किंकिंग ने आश्चर्य से कहा। हाँ? उसकी आंखें मेरे और उसके बीच 2 बार घूमी। वो अंत में मेरे पास आ गई। माफ़ करना भाई, लू फैन अभी आया है। उसके अभी कोई दोस्त नहीं है। इसके बजाय अपने दोस्तों के साथ जाओ, ठीक है? जुआंग किंकिंग कार लाने गैरेज गई। मुझे और नकली जुआंग पोते को दरवाजे पर खड़ा छोड़ गई। उसने एक घड़ी पहनी हुई थी। रोशनी में घड़ी चमक रही थी। अरे भाई, क्या तुम भी एक खरीदना चाहते हो? रहने दो। कुछ लोग बस अमीर जीवन के लिए पैदा नहीं होते, है ना भाई? भाई, मैं बस उसे घूरता रहा। एक शब्द भी नहीं कहा। वो मेरे घूरने से घबरा गया, बड़बड़ाया, क्या मनहूस है। फिर वो चला गया। जुआंग किंकिंग ड्राइव करके आई और मुझे अभी भी वहीं खड़ा देखा। वो अचानक से कुछ सोचती हुई लग रही थी। वो वास्तव में कार से उतरी और खुद मेरे लिए दरवाज़ा खोला। मैं कार में बैठ गया। मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया। मेरा अभी भी एक हाथ काम करता है, तुम्हें पता है। इसकी परवाह किसे है? मुझे डर है कि तुम मेरी कार पर खरोंच लगा दोगे। मॉल बहुत बड़ा था। कम से कम इतने सालों में मैंने इतनी बड़ी जगह कभी नहीं देखी थी। मैं प्रवेश द्वार के पास खड़ा होकर थोड़ी और देर तक घूरता रहा। जुआंग किंकिंग ने मुझे ऐसे धक्का दिया जैसे उसे घिन आ रही हो। घूरना बंद करो, चलो चलें। वो बीच में ही थोड़ी देर के लिए चली गई। मुझे स्टोर में अकेला छोड़ गई। मैंने कुछ सस्ते कपड़े चुने और पैसे देने गया। फिर मैं बगल वाले स्टोर में गया और कई प्लस साइज पुरुषों और महिलाओं के कपड़े खरीदे।
मैंने उन्हें आंटी वांग और दूसरों को देने की योजना बनाई। मैंने एक पल के लिए सोचा। मैंने अपने बाकी पैसों का इस्तेमाल जुआंग परिवार के हर व्यक्ति के लिए एक एक आइटम खरीदने का फैसला किया। मैंने दोपहर 2 बजे तक मॉल के प्रवेश द्वार पर इंतजार किया। जुआंग किंग अभी भी वापस नहीं आई थी। मैं पास के सुविधा स्टोर में गया और अपना पेट भरने के लिए 3 युआन की ब्रेड खरीदी। मैंने शाम 5 बजे तक इंतजार किया। आखिरकार एक कॉल आई। मैंने देखा ये एक अज्ञात नंबर था। मैंने फिर भी फ़ोन उठाया। ये मदर जुआंग थी। ली फैन, मेरे बेटे के पैर में चोट लग गई है, वो अस्पताल में है, तुम खुद टैक्सी से घर चले जाओ। मैंने बस कहा। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। मेरे फ़ोन में बचे हुए पैसे जुआंग निवास तक की सवारी के लिए पर्याप्त नहीं थे। मुझे ड्राइवर को सड़क किनारे गाड़ी रोकने के लिए कहना पड़ा। फिर मैं बाकी रास्ता पैदल ही घर गया। मैं भूखा प्यासा था। जब मैं घर पहुंचा तो हर कोई वहीं था, यहाँ तक कि फादर जुआंग, जो आमतौर पर काम में व्यस्त रहते हैं, वे भी घर पर थे। जुआंग सुनजी ने मुझे आते हुए देखा। मुझे एक अजीब सी मुस्कान दी। माफ़ करना भाई, ये मेरी गलती है कि किंग तुम्हें लेने नहीं आई। मैंने अपने माता पिता से कहा कि उन्हें आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वे जिद करने लगे। खुशकिस्मती से टखने में सिर्फ मोच आई है, वरना माँ और पिताजी बहुत चिंतित हो जाते। दिन भर भटकने के बाद तुम थक गए होगे। भाई आओ बैठो और कुछ अंगूर खाओ। आंटी ने मेरे हाथ से चीज़ें ले लीं, आश्चर्य से हाँफते हुए। ओह माय, ये श्री और श्रीमती जुआंग के लिए हैं, है ना? और छोटे मालिक और छोटी मालकिन के लिए भी। वहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति को इसकी उम्मीद नहीं थी। मदर जुआंग चल कर आईं। उन्होंने शॉपिंग बैग लिया और एक एक करके आइटम निकाले। जुआंग सुनजी का चेहरा काला पड़ गया। फिर उसने ज़बरदस्ती मुस्कान दी। मुझे लगता है कि मेरे लिए कुछ नहीं है ना? ठीक है, ये समझ में आता है कि भाई मुझे पसंद नहीं करते। मदर जुआंग ने सारे आइटम निकाले। कुल 5 थे, ना ज़्यादा ना कम। जुआंग सुनजी की मुस्कान उसके चेहरे पे जम गई। मदर जुआंग ने कुछ सोचते हुए पूछा, लू फैन, तुम वापस कैसे आए? खाना पकाने वाली आंटी ने मेरे पैर की ओर इशारा किया। छोटे मालिक के पैर से खून बह रहा है। मैंने नीचे देखा। मेरा जूता खून से लथपथ था। जुआंग किंग फर्स्ट एड किट लाने के लिए तुरंत खड़ी हो गई। जुआंग किंगिया ने मुझे बैठने में मदद की। उसने सावधानी से मेरा जूता उतारा, लेकिन मोजा पहले ही मेरी खून से लथपथ त्वचा से चिपक चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। मैंने खुद ही मोजा अपनी त्वचा से फाड़ लिया। यह देखकर जुआंग किंगिया की त्योरियां चढ़ गईं। मदर जुआंग की चीख निकल गई और उन्होंने अपना मुंह ढक लिया। खून बूंद बूंद करके नीचे टपकने लगा। जल्द ही फर्श पर खून का एक छोटा सा गड्ढा बन गया। मैंने आयोडोफोर पकड़ा और इसे सीधे घाव पर डाल दिया। फिर मैंने पट्टी को मोटे तौर पर कुछ बार लपेटा। चूंकि मेरा बायां हाथ बहुत लचीला नहीं है, इसलिए पट्टी पूरी तरह से गड़बड़ हो गई। मदर जुआंग अब और नहीं देख पाई। जल्दी करो और बी फैन के लिए डॉक्टर लाओ। पट्टी बांधना बंद करो, डॉक्टर का इंतजार करो। मैंने वैसे भी इसे बांधना खत्म कर दिया। उनमें से किसी की तरफ नहीं देखा, बस इतना कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं थक गया हूँ। फिर मैं अपने कमरे में वापस चला गया। दरवाजे पर खटखटाहट से मेरी नींद टूट गई। मुझे बाहर से हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। क्या होगा अगर वो अंदर बेहोश हो गया हो? जल्दी करो और दरवाज़ा तोड़ दो। मैंने पहचाना कि यह मदर जुआंग की आवाज़ थी। मैं लंगड़ाते हुए दरवाज़ा खोलने गया। मदर जुआंग बाहर खड़ी थी। उनके पीछे सफ़ेद कोट पहने एक व्यक्ति था। लू फैन, उठो और कुछ खा लो, फिर डॉक्टर को अपने पैर की चोट देखने दो। लिविंग रूम में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। जब मैं वहां पहुंचा तो बहस अभी भी जारी थी। जुआंग सुनजी की आंखें एकदम लाल थीं। जुआंग के पिता ने जुआंग सुनजी को अच्छी खासी डांट लगाई। एक बार के लिए जुआंग किंग अपने भाई के पक्ष में नहीं खड़ी हुई। जब उसने मुझे बाहर आते देखा तो वो जल्दी से खड़ी हो गई, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तुम ठीक हो? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और डॉक्टर से अपने पैर की चोट पर पट्टी बांधने को कहा। रात के खाने के बाद जुआंग किंग मेरे पीछे पीछे घूमती रही और मेरे हाथ में फल थमाती रही। मैंने अभी अपना चौथा केला खत्म ही किया था कि एक और छिला हुआ केला मुझे किनारे से पकड़ा दिया गया। मैंने जुआंग किंग की तरफ देखा। इसे तुम खुद खा लो। जुआंग किंग ने फिर भी केला मेरे हाथ में थमा दिया। मुझे आज के लिए खेद है, मैं तुम्हें मॉल में पीछे नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं शुरू में दवा खरीदने अस्पताल गई थी। सुनजी ने अचानक मुझे फ़ोन किया और कहा कि उसे चोट लगी है, लेकिन चाहे मैंने कुछ भी पूछा हो, वो मुझे नहीं बताएगा कि चोट कितनी गहरी है। जब तक मैं अस्पताल नहीं पहुंची तब तक मुझे पता नहीं चला कि यह सिर्फ एक मोच है। सुनजी ने जिद की कि मैं उसकी देखभाल करने के लिए रुकूं। मैं उसे अस्पताल में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। अपनी बात खत्म करने के बाद वो मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें दोष भी नहीं देता। मेरे ये कहने के बाद उसका सिर और नीचे झुकता गया। वो फ़ोन कॉल तुमने आंटी जुआंग को मुझे करने के लिए कहा था, है ना? वो हिचकिचाई और सिर हिलाया। घर पर मेरा फ़ोन नंबर मांगने वाली वो इकलौती इंसान थी। कुछ दिनों बाद मेरा पैर पूरी तरह से ठीक हो गया था। जुआंग की माँ ने मुझे फिर से पैसे ट्रांसफ़र किए, ये कहते हुए कि वो मेरे साथ खरीदारी करने जाएगी। मैंने अपना सिर हिलाया। बस जुआंग किंग को मेरे साथ आने दें। जुआंग किंग अचानक सोफे से कूद पड़ी। मैं भाई के साथ जाऊंगी, ये कहने के ठीक बाद वो सीधे गैरेज की ओर भागी।
जुआंग सुनजी के क्रोधित चेहरे को नज़रअंदाज करते हुए। जुआंग किंग्या भी बोल पड़ी, तो मैं किंग के साथ तुम्हारा साथ देने जाऊंगी। वो बहुत छोटी है और पर्याप्त विश्वसनीय नहीं है। तो आज मेरी फॉलोअप अपॉइंटमेंट के लिए मेरे साथ कौन जा रहा है? मेरे पैर में अभी भी चोट है। तब जाकर जुआंग की माँ ने अपने दूसरे बेटे पर ध्यान दिया। सुनजी, माँ तुम्हारे साथ जाएंगी, ठीक है? मुझे ये नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहनें मेरे साथ जाएं। उसके ऐसा कहने के तुरंत बाद उसने ध्यान दिया कि जुआंग की माँ का चेहरा पहले ही काला पड़ चुका था। जुआंग किंग्या के भाव भी अच्छे नहीं लग रहे थे। मुझे लगता है कि तुम्हारा पैर पहले ही ठीक है, किसी फॉलोअप अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें सच में जाना है तो ड्राइवर को अपने साथ जाने दो। जुआंग सुनजी इतना नाराज़ था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार किसी ने उसे मनाने की परवाह नहीं की। मैंने जुआंग की माँ और जुआंग किंग्या को मना कर दिया और केवल जुआंग किंग को अपने साथ आने दिया। कार में जुआंग किंग खुशी खुशी गुनगुना रही थी। ठीक जब हम लाल बत्ती पर रुके तो उसने अपनी जेब से कुछ निकाला और मुझे थमा दिया। ये लो भाई, ये स्कार रिमूवल क्रीम है। मैं उस दिन इसे लेने के लिए विशेष रूप से अस्पताल गई थी। ये एक विशेषज्ञ द्वारा बनाई गई है। ये एक निजी फॉर्मूला है, बहुत महंगा है। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? हाँ बिल्कुल। अगर तुम्हारे पास पैसे कम हैं तो तुम परिवार से मांग सकते हो। मेरे पास ज्यादा नहीं है। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? क्या तुम मुझे 2 लाख युआन उधार दे सकते हो? जुआंग किंग एक पल के लिए जम गई। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पैसे ट्रांसफर करने के लिए अपना फोन निकाला। मैंने उसे रोका, क्रीम ट्यूब पर लिखे टेक्स्ट को रगड़ा और पूछा, जुआंग किंग, तुम्हें अपना ड्राइविंग लाइसेंस कब मिला? इस मार्च में। क्या तुम इस शनिवार को अपने दोस्तों के साथ पहाड़ चढ़ने जा रही हो? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो अभी तक घर वालों को भी नहीं बताया है। मत जाओ। क्यों? मैंने पहले ही सबके साथ योजना बना ली है। मुझे ये भी पता है कि तुम लोग 4 लोग जा रहे हो। बस मत जाओ। हाँ ठीक है। इस बार वो बहुत बेमन से सहमत हुई। मैंने उसके लिए एक ब्रेसलेट खरीदा और उससे वो फिर से खुश हो गई। जब हम घर पहुंचे तो उसने खुशी खुशी उन चीज़ों को छांटने में मेरी मदद की जो हमने खरीदी थी। जुआंग सुनजी कटे हुए सेबों की एक प्लेट लेकर आया। किंग, तुम थक गई होगी, चलो कुछ फल खा लो। जुआंग किंग ने टूथपिक से एक टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में भर लिया। फिर मेरे लिए एक और टुकड़ा उठाया। धन्यवाद सुनजी भाई। लेकिन जुआंग सुनजी वहीं खड़ा रहा और नहीं गया। मैंने देखा कि उसकी बाईं तर्जनी पर बैंड एड लिपटा हुआ था और तुरंत समझ गया कि वो क्या कर रहा था। लेकिन जुआंग किंग ने कभी ध्यान नहीं दिया। उसने फलों की प्लेट नीचे रखी और मुझे घूर कर देखा। मैंने उसे नजरअंदाज किया और अपने हाथ में रखा सेब खाता रहा। तब जाकर जुआंग सुनजी ने ध्यान दिया कि जुआंग किंग की कलाई पर एक नया सस्ता ब्रेसलेट था। उसने भ्रमित होने का नाटक किया और कहा, तुमने ये सस्ता सामान कहाँ से खरीदा? तुम इसे बस ऐसे ही अपने हाथ पर पहन रही हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि ये गंदा है? ये ब्रेसलेट सच में बहुत सस्ता था। जब मैंने इसे जुआंग किंग के लिए खरीदा तो मैंने उसे ये नहीं बताया कि इसकी कीमत कितनी है और उसने पूछा भी नहीं। उसने इसे बिना किसी नापसंदगी के तुरंत अपनी कलाई पर पहन लिया, ठीक उस महंगी घड़ी के बगल में। जुआंग सुनजी ने उसका हाथ पकड़ा। सावधान रहना, मैंने तुम्हें जो घड़ी दी है उस पर खरोंच ना लगे। बात खत्म करते ही उसने ब्रेसलेट उतारने की कोशिश की। जुआंग किंग ने उसे जल्दी से दूर खींच लिया। भाई बिफान ने इसे मेरे लिए खरीदा है। ये निश्चित रूप से कोई सस्ती चीज़ नहीं है। ओह सही है, ये सच में महंगा नहीं है, केवल कुछ 100 रुपये का है। मैं इसे तब भी पहनूंगी भले ही ये केवल कुछ 100 रुपये का हो। चिंता मत करो भाई सुजी, भाई बिफान मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। जुआंग सुनजी ने मुझे गुस्से से घूरा। उसकी आंखों से लग रहा था कि वो शिकायत कर रहा है कि मैंने उसकी बहन को चुरा लिया है, लेकिन वो तो मेरी बहन है। जुआंग सुनजी ने रात के खाने के दौरान ये बात उठाई, जुआंग किंग के इस शनिवार हाइकिंग पर जाने के बारे में। सिस किंग, क्या मैं भी आ सकता हूँ? तुम्हारे पास पहले ही 4 लोग हैं, एक और आने से कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे पता है कि जुआंग सुनजी क्या कर रहा है। उसने देखा कि मैं जुआंग किंग के बहुत करीब आ रहा हूँ और वो बीच में टांग अड़ाना चाहता है। तो फिर बिफान को भी साथ ले जाओ। जुआंग सुनजी ने थोड़ी त्योरियां चढ़ाई, फिर तुरंत सामान्य हो गया। लेकिन कार में ज्यादा से ज्यादा 5 लोग ही आ सकते हैं। अगर हम भाई बिफान को ले गए तो जगह नहीं बचेगी। कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। जुआंग किंग भी नहीं जा रही है। हाँ, इस शनिवार को मेरी कुछ और योजनाएं हैं। मैं हाइकिंग पर नहीं जा रही हूँ। भाई सुनजी, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं उन्हें बता दूंगी। जुआंग सुनजी ने भ्रमित होकर हाँ कहा। उसने एक फीकी मुस्कान के साथ मुझे देखा। तुम क्यों नहीं जा रहे हो? तुमने पिछले हफ्ते ही तो इसकी योजना बनाई थी, है ना? बस मेरा मन नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है। मुझे मत बताना कि भाई बिफान ने तुम्हें कोई अच्छा या बुरा भविष्य बताने के लिए अपने अजीबोगरीब हथकंडे अपनाए, है ना? फादर जुआंग ने अपनी चॉपस्टिक को जोर से खाने की मेज पर पटका। क्या यह सच है बिफान? बिफान, घर पर इस तरह की बातें कभी मत करना। हम में से कोई भी इस बकवास पर विश्वास नहीं करता। किंग, अगर तुम इस शनिवार को हाइकिंग पर जाना चाहती हो तो जाओ। भविष्य बताने वाली उन मूर्खतापूर्ण बातों पर विश्वास मत करो, ठीक है? लेकिन आप भाई बिफान को गलत समझ रहे हैं। उन्होंने कोई भविष्य नहीं बताया, मैंने वास्तव में बताया था। अगर जुआंग किंग इस शनिवार को बाहर जाती है
तो उसके साथ चोट लगने वाली बहुत बुरी घटना घटेगी। अगर तुम इस बकवास का जिक्र फिर से करोगे तो इस घर से निकल जाओ। जुआंग सुनजी मदर जुआंग के करीब चला गया, लेकिन अपनी नजरें मुझ पर ही रखी। उसकी आंखें जीत के गुरूर से भरी थी। इस तनावपूर्ण माहौल में मैंने बिना किसी भावना के शांति से बात की। क्या ये उस 5 साल की बहन के बारे में है जिसका निधन हो गया था? फादर जुआंग का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। उन्होंने सीधे मुझ पर एक प्लेट फेंकी। तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता है। किंग के लिए वो बेवकूफाना भविष्य बताने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसे लोगों ने ही लिन लिन को मारा है। बिफान, क्या तुम उन चीजों को फेंक सकते हो? जुआंग किंग्या ने मुझे देखा। मुझे अंदर जाकर उन चीजों को अभी फेंकने के लिए कह रही थी। मैं अपनी जगह से नहीं हिला और जुआंग सुनजी आग बबूला हो गया। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि इन चीजों ने हमारे परिवार का क्या हाल किया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ये सस्ती चालें चलो और किंग को धोखा दो? एक सेकंड रुको। मैंने भाई बिफान को इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, इसलिए उन्होंने मान लिया कि जुआंग किंग ने मुझे ये सब बताया। मैंने बोलना जारी रखा। छोटी बहन की मृत्यु से लगभग 1 महीने पहले जुआंग सुनजी को बहुत तेज बुखार था, है ना? अस्पताल उसका इलाज नहीं कर सका। इसीलिए आपने एक ताओवादी पुजारी को बुलाया था, लेकिन पुजारी के जाने के कुछ ही समय बाद छोटी बहन की भी तेज बुखार से मृत्यु हो गई। जुआंग सुनजी का चेहरा बुरी तरह बदल गया। मदर जुआंग की आंखें सदमे से चौड़ी हो गई। ये सच है कि जुआंग परिवार की एक छोटी बेटी थी जिसकी कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। ज्यादातर लोग ये जानते हैं, लेकिन जो हुआ उसकी बारीकियां उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई। परिवार के सदस्यों को छोड़कर। बिफान, तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं बस इतना ही बता सकता हूँ। जहां तक जुआंग किंग की बात है, वो अगर चाहे तो हाइकिंग पर जा सकती है। मुझे कोई परवाह नहीं है। डिनर बहुत बुरे नोट पर खत्म हुआ। फादर जुआंग ने सोचा कि मैंने जो कुछ भी कहा वो या तो किसी ने मुझे बताया था या सिर्फ अंदाजा था, लेकिन वो खुद से झूठ नहीं बोल सकते थे, चाहे उन्होंने किसी को भी मूर्ख बनाया हो। किसी बात का अंदाजा लगाना एक अलग बात है, लेकिन मैंने जुआंग सुनजी के बुखार और ताओवादी पुजारी की यात्रा की बारीकियों को भी सही बताया। ये सिर्फ किस्मत नहीं है, ये कोई अंदाजा नहीं हो सकता। मैंने पिछले कुछ दिनों में जो कहा उससे पूरा परिवार परेशान था। मैं पूरे समय घर पर ही रहा, कहीं नहीं गया। जुआंग किंग मुझसे बात करने की कोशिश करती रही, लेकिन जुआंग सुनजी हमेशा उसे दूर खींच लेता था। वो केवल मनहूस बातें कहता है, उससे दूर रहो। यहाँ तक कि मदर जुआंग ने भी ऐसा व्यवहार किया जैसे इन दिनों मेरा कोई वजूद ही ना हो। मुझे पता था कि मैंने जुआंग परिवार की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। मैंने कुछ दिनों के लिए बाहर जाने की पेशकश की। मदर जुआंग बोलने में हिचकिचाई। ये जुआंग किंग्या थी जिन्होंने कहा, बिफान, हमारा ये मतलब नहीं था। मुझे पता है, बात बस इतनी है कि एक क्लाइंट ने मुझे पहले दुर्भाग्य दूर करने में मदद करने के लिए कहा था। यहाँ बात करना सुविधाजनक नहीं है। फादर जुआंग ने मुझे इस अंधविश्वासी बकवास के बारे में फिर से बात करते सुना और भड़क गए। कल ही मेरे घर से निकल जाओ। जब तक तुम ये सारा कचरा फेंक नहीं देते तब तक वापस मत आना। मैंने केवल कुछ कपड़े पैक किए क्योंकि बहुत जल्द वे मुझे वापस आने की भीख मांगेंगे। मेरे जाने से पहले जुआंग किंग ने मुझे एक बैंक कार्ड थमा दिया। भाई बिफान, बस माँ और पिताजी से माफ़ी मांग लो, वे तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं, फिर तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा। मैंने उन्हें पहले कभी माँ या पिताजी नहीं कहा है। तब जाकर जुआंग किंग को एहसास हुआ कि जब से मैं आया हूँ मैंने उन्हें एक बार भी माँ और पिताजी नहीं कहा है। उसने मुझे रोकने के लिए पकड़ने की कोशिश की। तभी फादर जुआंग ने ऊपर से जोर से चिल्लाकर कहा, उसे जाने दो, उसे मत रोको। हम देखेंगे कि उस बिगड़े हुए लड़के की जगह से बेहतर क्या है। जिस दिन मैं यहाँ आया था मैंने एक सवाल पूछा था, अगर आपको केवल एक व्यक्ति को रुकने के लिए चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? ये आपका जवाब है ना? जुआंग फू ने ठंडी सांस छोड़ी और अपने बेडरूम में वापस चले गए। मेरे जाने से पहले उस जुआंग लड़के ने मुझे उकसाने वाली मुस्कान दी। अरे भाई, मुझे उम्मीद है कि तुम ये सारा कचरा बहुत जल्द फेंक दोगे और फिर घर आ जाओगे। मैंने सुना है तुम पहले कभी स्कूल नहीं गए। मैं बाद में पिताजी से विनती करूंगा। जब तक तुम वापस आने को तैयार हो मैं उन्हें तुम्हें स्कूल भेजने के लिए राजी कर लूंगा। तुम्हारा छोटा भाई हमेशा यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। मैं बिना पीछे मुड़े चला गया। मैंने उस लड़के की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे बस यही उम्मीद थी कि जुआंग किंग मेरी बात सुनेगी और उस दिन पहाड़ चढ़ने नहीं जाएगी। जुआंग किंग्या मुझे होटल तक छोड़ने आई। उसने भी मुझे एक बैंक कार्ड थमा दिया। मैंने उसे वापस कर दिया और कहा, कोई ज़रूरत नहीं, तुम मुझे पैसे बाद में दे सकती हो। जुआंग किंग्या को मेरी बात समझ नहीं आई और उसने ज़बरदस्ती कार्ड मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने उसकी तरफ देखा और अचानक से कुछ अजीब सा कह दिया, जब तुम 18 साल की थी तब तुम्हें चोट लगी थी, है ना? जुआंग किंग्या तेज़ी से पलटी। ये पूछने ही वाली थी कि मुझे ये कैसे पता चला, लेकिन मैं तब तक लिफ्ट में चढ़ चुका था। मेरे कीचेन की घंटी धीरे से बजी। इन दिनों होटल में मेरा समय अच्छा नहीं बीता। जुआंग किंग्या शायद सीधे घर गई होगी और उन्हें बता दिया होगा कि मैं कहाँ ठहरा हुआ हूँ। इसलिए आधी रात को लोग मेरे दरवाजे पर दस्तक देते रहे। मुझे पता था कि इन लोगों को उस जुआंग लड़के ने काम पर रखा था। वो अभी भी जुआंग परिवार का आधिकारिक युवा मास्टर है। जुआंग परिवार की इज्जत बचाने के लिए होटल का फ्रंट डेस्क निश्चित रूप से उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए मैं बिल्कुल भी अच्छी तरह से सो नहीं पाया हूँ। जुआंग किंग भी इन दिनों मुझे मैसेज करती रही।
मैंने उसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया, लेकिन आज सुबह मैंने खुद ही उसे मैसेज किया, पहाड़ चढ़ने मत जाना। मैंने टीवी चालू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खबर में बताया जा रहा था आज हमारे शहर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक बेकाबू ट्रक सीधे एक एसयूवी से टकरा गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। मैंने अपनी उंगलियों पर लोगों की संख्या गिनी। गलती करने वाला एक ड्राइवर और 5 पीड़ित। आखिरकार जुआंग किंकिंग गई ही। मदर जुआंग ने मुझे फ़ोन किया, फैन जल्दी अस्पताल आओ, किंकिंग को चोट लगी है। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो वो जुआंग लड़का मुझ पर बुरी तरह चिल्लाने लगा, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने किंकिंग को वो सारी अजीब अंधविश्वासी बकवास बताई, इसीलिए उसे चोट लगी है। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे हुई। मदर जुआंग वार्ड से बाहर निकली। उस लड़के ने जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया। माँ, क्या किंकिंग ठीक है? मदर जुआंग ने अपना सिर हिलाया और एक अजीब से भाव से मेरी तरफ देखा। जुआंग किंगिया ने हमारे बीच अजीब माहौल को देखा और जल्दी से पूछा, माँ, किंकिंग वास्तव में कैसी है? मदर जुआंग हमें रास्ता देने के लिए एक तरफ हट गई। उसे ज्यादा चोट नहीं आई है, बस उसके टखने में मोच आ गई है। वार्ड में जुआंग किंकिंग अपना एक पैर टिकाए हुए थी, एक बेवकूफ बच्चे की तरह हम पर मुस्कुरा रही थी। वो जुआंग लड़का बिना सोचे समझे बोल पड़ा, तुम्हारे पैर में ही चोट कैसे लगी? क्या तुम्हें मरना नहीं चाहिए था? जुआंग किंकिंग की मुस्कान तुरंत फीकी पड़ गई। तब उस लड़के को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया है। मेरा वो मतलब नहीं था। यहाँ से दफा हो जाओ। पिताजी, मैंने किंकिंग से सब कुछ सुना। आपने उसे सुबह जल्दी जगाया और अपने लिए कुछ लाने के लिए पहाड़ पे भेजा। अगर आपके लिए न होता तो किंकिंग को चोट कैसे लगती? मुझे कैसे पता होता कि कार क्रैश होने वाला है? मैं चाहता था कि किंकिंग आपके लिए एक शांति का मोती लाने पहाड़ पर जाए। मैंने सुना है उस पहाड़ पर एक बहुत प्रसिद्ध गुरु है। मैं विशेष रूप से आपके जन्मदिन पर इसे आपको देना चाहता था। पिताजी, किंकिंग वैसे भी ठीक है। इसके अलावा बच्चे ने यह आपके लिए ही किया था। तब जाकर फादर जुआंग का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। बेटे, वो गुरु तो पहले ही जा चुके हैं। क्या तुम्हें नहीं पता? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे लगा तुम्हें पता होगा। गुरु ने सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो यहाँ से जा रहे हैं। उस समय ये हॉट सर्च में भी ट्रेंड कर रहा था। क्या तुम अपना फ़ोन नहीं देखते? मैं जुआंग सुनजी कोई सफाई नहीं दे सका। उसने एक तरफ जुआंग किंगिया की ओर देखा। जुआंग किंगिया भी कुछ खास खुश नहीं लग रही थी, लेकिन उसने फिर भी कहा, शायद सुनजी ने इसे नहीं देखा होगा। वैसे भी इरादा मायने रखता है। मुझे लगा गुरु अभी तक नहीं गए हैं। माफ़ करना भाई बिफान, मुझे किंकिंग को बाहर नहीं जाने देना चाहिए था। अगर मुझे पता होता तो मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। आज ये खूनी दुर्भाग्य नहीं होता। खूनी दुर्भाग्य शब्द सुनकर फादर जुआंग को याद आया कि कुछ दिनों पहले मैंने वे मनहूस शब्द कहे थे। उसे यहाँ किसने बुलाया? मैंने भाई बिफान को यहाँ बुलाया। जब फादर जुआंग ने देखा कि मुझे जुआंग किंकिंग ने बुलाया है तो वो वास्तव में भड़क नहीं पाए। उन्हें केवल दुख हुआ। किंकिंग, तुमने बिफान को यहाँ क्यों बुलाया? जुआंग किंकिंग ने अपनी जेब से कुछ निकाला। उसने अपनी हथेली खोलकर कुछ टूटे हुए मोती दिखाए। अब वार्ड में हर कोई मेरी तरफ देख रहा था। मोती टूट गए, जिसका मतलब है कि उन्होंने तुम्हारे लिए एक आपदा को रोक दिया। लेकिन मैंने आज सुबह स्पष्ट रूप से तुम्हें मैसेज करके कहा था कि चढ़ाई पर मत जाना। अगर तुम नहीं जाती तो तुम्हें पैर में चोट ही नहीं लगती। मैसेज? कौन सा मैसेज? मुझे कोई मैसेज नहीं मिला। चूंकि किंकिंग ठीक है तो इसके बारे में पूछना बंद करते हैं। उसे आराम करने दो। तुम उसके बड़े भाई हो। क्या तुम हमेशा किंकिंग की सबसे ज्यादा परवाह नहीं करते थे? जुआंग किंकिंग ने अपना फोन अनलॉक किया। स्क्रीन थोड़ी टूटी हुई थी, लेकिन फिर भी देखने के लिए ठीक काम कर रही थी। मैंने उसे उठाया और मेरे और जुआंग किंकिंग के बीच की चैट खोली। चढ़ाई पर मत जाना शब्द वहीं मेरे फ़ोन में थे। ये कैसे हो सकता है? क्या ये सिग्नल की समस्या थी इसलिए उसे नहीं मिला? नहीं, मुझे साफ याद है कि आज सुबह मेरा फ़ोन एक बार बजा था। फिर मैंने भाई सुनजी को मेरे लिए इसे चेक करने को कहा। भाई सुनजी, ये मैं नहीं था। मैंने इसे डिलीट नहीं किया। मैंने उसका टेक्स्ट नहीं पढ़ा। ये मैं नहीं था। उसने बिना दबाव के कबूल कर लिया। जुआंग परिवार में कोई बेवकूफ़ नहीं है। जुआंग सूसी की प्रतिक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो ही था जिसने ऐसा किया था। तुमने ऐसा क्यों किया? किंकिंग तुम्हारी अपनी छोटी बहन है। मैंने ये नहीं किया। जुआंग सुनजी ने अपना सिर पकड़ लिया, फिर अचानक मेरी तरफ इशारा किया। ये वो है जिसने किंकिंग को चोट पहुंचाई है। अगर उसने ये बात पहले कही होती तो उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया होता, लेकिन इस बार मैंने ही जुआंग किंकिंग को बचाया था। जुआंग किंकिंग की आंखें निराशा से भरी थी। जुआंग सुनजी वो बड़ा भाई था जिसके साथ वो बड़ी हुई थी और जिसने बचपन से उसकी रक्षा की थी। कुछ दिनों बाद जुआंग किंकिंग को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इन दिनों जुआंग सुनजी ने फादर जुआंग, मदर जुआंग और अपनी बहन को खुश करने की बहुत कोशिश की। मुझे पता है कि इन सभी वर्षों में उनका जुआंग सुनजी के प्रति गहरा स्नेह रहा है। किंकिंग के पैर में आई ये छोटी सी चोट जुआंग परिवार के लिए उसे बाहर निकालने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, लेकिन उसे एक कर्ज चुकाना है। अगर वो जुआंग परिवार को नहीं छोड़ना चाहता तो वो जेल में रह सकता है। जुआंग किंकिंग बैसाखी के सहारे अंदर आई। जुआंग सुनजी ने उसकी मदद करने की कोशिश की।
लेकिन उसने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया, फिर मेरे बगल में बैठ गई। जुआंग सुनजी की आंखें लाल हो गई। मुझे माफ कर दो किंग किंग, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मदर जुआंग हाल ही में बहुत उलझन में महसूस कर रही हैं। आखिरकार जुआंग सुनजी वो बेटा है जिसे उन्होंने 10 साल से ज्यादा समय तक पाला है। वो हम युवाओं को एक दूसरे से झगड़ते हुए नहीं देखना चाहती। किंग किंग, तुम्हारा भाई तुमसे बात कर रहा है। जुआंग किंग किंग ने जवाब में कहा, अपने हाथ में मोतियों को रगड़ते हुए। मैं बता सकता था कि यह वही डोरी थी जो मैंने उसे दी थी, बस कुछ मोती गायब थे, इसलिए वो अब इसे नहीं पहन सकती। जुआंग सुनजी को लगा कि उसे मोती पसंद है, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इस तरह की चीजें पसंद है, मैं कुछ दिनों में तुम्हारे लिए एक और महंगा वाला खरीद दूंगा, ठीक है? कोई जरूरत नहीं। मैंने अपनी जेब से मोतियों की एक नई डोरी निकाली। ये तुम्हारे लिए है, 50,000 युआन। जुआंग किंग किंग का चेहरा चमक उठा और वो पैसे ट्रांसफर करने वाली थी। ये देखकर कि जुआंग किंग किंग का मिजाज कितनी जल्दी बदल गया, जुआंग सुनजी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसने त्योरियां चढ़ाई और कहा, भाई बिफान, हम सब परिवार हैं। तुम मोतियों की एक डोरी के लिए किंग किंग से पैसे लेने वाले हो? ये सुरक्षा आशीर्वाद के लिए है, तुम्हें भी एक चाहिए? जुआंग सुनजी का चेहरा बदल गया और हाँ या ना कुछ नहीं कहा। फादर जुआंग को अभी भी मेरा घर पर इस तरह का काम करना पसंद नहीं है। वे खांसे। ये जुआंग किंग्या थी जो चलकर आई और पूछा, क्या मैं उसे भी एक डोरी दे सकता हूँ? मैंने सिर हिलाया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। 1,00,000 युआन, मेरी वाली 50,000 महंगी क्यों है? क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब तुम 18 साल की थी तब मैंने तुम्हें एक बार बचाया था? फादर जुआंग पूरी तरह सदमे में दिखे। मदर जुआंग भी जम गई। जुआंग किंग्या की यादें अचानक 7 साल पीछे चली गई। वो उस साल 18 साल की हुई थी, अहंकार और घमंड से भरी हुई थी। उसने विदेश में एक फुटबॉल मैच देखने जाने की योजना बनाई थी, लेकिन उस दिन सब कुछ गलत हो गया। खास तौर पर जब वो घर पहुंची तो उसे अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ। एक अनजान आड़ू का बीज मिला। बाद में उसने विमान दुर्घटना की खबर देखी। वो आड़ू का बीज, तुम्हें ये कैसे? मैंने फादर जुआंग द्वारा नीचे रखा अखबार उठाया। क्या आपको वो व्यक्ति मिल गया है जो पैसे लेकर भाग गया था? अगर हमने जल्द ही उस प्लॉट पर निर्माण शुरू नहीं किया तो कर्मचारी दंगा करना शुरू कर देंगे। फादर जुआंग की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। मैंने उनके चेहरे पर पहली बार ऐसी मिश्रित भावनाएं देखी थी। प्रभारी व्यक्ति फंड लेकर भाग गया था। उन्होंने आज ही अपने कर्मचारियों से इसके बारे में सुना था। कर्मचारी पहले ही एक के बाद एक हड़ताल शुरू कर चुके थे। उन्होंने अभी तक किसी को इस बारे में नहीं बताया था। माए, मैंने जोड़ा, यह पहली बार था जब मैंने मदर जुआंग को माए कहा था। मदर जुआंग को प्रतिक्रिया देने में कुछ समय लगा। उन्होंने जवाब दिया और मैंने एक छोटी सी मुस्कान दी। लिनलिन ने मुझे आपको यह कहने के लिए कहा था। मैंने ये वर्जित विषय फिर से उठाया। जुआंग सुनजी ने तुरंत मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन जुआंग किंग किंग ने उसे रोक दिया। उसके चेहरे पर एक भयानक क्रोधी नजर थी। इस बारे में फिर से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम माँ और पिताजी को दुखी कर रहे हो। माँ, पिताजी। लू फैन फिर से अपनी सस्ती चालें चल रहा है। इस बार सबने उसे रोका, यहाँ तक कि जुआंग किंग्या जो हमेशा उसका पक्ष लेती थी वो भी अपना आपा नहीं खो सकी। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारा क्या मतलब है कि लिनलिन ने तुम्हें यह कहने के लिए कहा था? मुझे पता है कि जुआंग सुनजी को छोड़कर परिवार में हर कोई इस नए छोटे सदस्य से बहुत प्यार करता था, इसलिए लिनलिन की मौत पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। बिल्कुल सही, अब सब यहाँ हैं। मैंने वो लाइन छोड़ी और अपने कमरे में वापस चला गया। मैंने पीले कपड़े को खोला और मेज पर फैला दिया। मैंने उपकरण और अंदर की छोटी घंटी निकाली। मदर जुआंग ने पूरी तरह अविश्वास में मेज पर रखी घंटी को घूरा। क्या ये लिनलिन का दीर्घायु ताला, लॉन्जेविटी लॉक है? तुम्हें ये कहां से मिला? ये कोई साधारण दीर्घायु ताला नहीं है, इस पर जटिल पैटर्न उकेरे गए हैं। आप बता सकते हैं कि वे सभी इस छोटी बहन को कितना महत्व देते थे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और जुआंग सुनजी के कमरे की ओर इशारा किया। जुआंग सुनजी के कमरे के पीछे एक पेड़ है ना? कृपया एक फावड़ा लाएं और उस पेड़ के नीचे खोदें। यह काफी गहरा है, लेकिन आपको यह जल्द ही मिल जाएगा। माँ, पिताजी, क्या आप सच में उस पर विश्वास करते हैं? उसकी अजीब चालों ने पहले ही लिनलिन को मार डाला है। कौन जाने इस बार वो किसे मारेगा? जुआंग किंग किंग खड़ी हो गई। मुझे भाई बी फैन पर भरोसा है। अगर वो न होते तो मैं कुछ दिन पहले ही मर गई होती। मदर जुआंग इस बात को लेकर असमंजस में थी कि क्या किया जाए। फादर जुआंग ने त्योरियां चढ़ाई और कुछ नहीं कहा। मैं आप में से किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। आखिरकार उन्होंने पेड़ के नीचे खुदाई की। जुआंग सुनजी रोया और उनसे खुदाई रोकने की भीख मांगी। फिर वो फादर और मदर जुआंग से भीख मांगने के लिए मुड़ा। जब वो काम नहीं किया तो उसने मेरा कॉलर कसकर पकड़ लिया। तुम लोगों ने सालों पहले मेरी छोटी बहन को मार डाला। तुम इस बार किसे मारना चाहते हो? पिताजी या माँ या मेरी बहन? सच में तुम मुझे सबसे ज्यादा मारना चाहते हो, है ना? सुनजी, शांत हो जाओ। आंटी की एक तेज चीख निकल गई। उसने मिट्टी से एक लाल कपड़ा निकाला और उसे सावधानी से खोला। ये वही दीर्घायु ताला था जिसमें एक घंटी गायब थी। मदर जुआंग घुटनों के बल गिर पड़ी। ये यहाँ कैसे हो सकता है? मैंने इसे खुद लिनलिन को पहनाया था। हमने लिनलिन को इसके साथ ही दफनाया था। मुझे उम्मीद थी कि यह उसे मृत्यु के बाद भी सुरक्षित रखेगा,
लू फैन, ये सब क्या हो रहा है? लिनलिन का दीर्घायु ताला इस पेड़ के नीचे क्यों है? जुआंग किंग्या और जुआंग किंकिंग भी देखने के लिए झुके। उन सभी ने इसे पहचान लिया। इसे जाली नहीं बनाया जा सकता। केवल जुआंग सुनजी वहीं रहा जहां वो था, बड़बड़ाते हुए, ये असंभव है, असंभव है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो आपके होश उड़ा सकता है। विश्वास करें या न करें, ये आपको तय करना है। जुआंग सुनजी और मुझे गलती से नहीं बदला गया था। आप वास्तव में जुआंग सुनजी की जन्म देने वाली माए को जानते हैं। उनका अंतिम नाम जियांग है। मदर जुआंग को लगभग तुरंत याद आ गया कि वो कौन थी। वो एक नौकरानी थी जो कई साल पहले जुआंग परिवार के लिए काम करती थी, लेकिन उसकी आदतें ठीक नहीं थी। जब उसने मदर जुआंग का 10 लाख युआन से ज्यादा का हार चुराया और रंगे हाथों पकड़ी गई, तो उसे जुआंग निवास से बाहर निकाल दिया गया था। वो इस वजह से जुआंग परिवार से रंजिश रखती थी। इसलिए कुछ साल बाद उसने जुआंग परिवार के बेटे को अपने बेटे से बदल दिया। आपने उसके बेटे को पाला, वो जुआंग सुनजी है। और जुआंग सुनजी की किस्मत लिनलिन की किस्मत से टकराती थी। लिनलिन को कई दिनों तक तेज बुखार रहा और वो हर एक दिन आपसे मदद की भीख मांगती रही। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि जब से आपने जुआंग जोंग जोंग जुआंग जोंग जोंग को पालना शुरू किया है, तब से जुआंग परिवार का कारोबार लगातार नीचे जा रहा है। इसके अलावा जुआंग किंग्या और जुआंग किंकिंग जब छोटे थे तब उन्हें अक्सर चोट लगती रहती थी, है ना? आपने जिस बेटे को पाला है वही इस सारी गड़बड़ी के पीछे असली दोषी है। वो कमीना जुआंग चिल्लाया और मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बकवास कर रहे हो। श्रीमती जुआंग उससे ज्यादा तेज चली और उसे थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। तुम अपनी ही बहन को कैसे चोट पहुंचा सकते हो? वो तुम्हारे लिए कितनी अच्छी थी। मैं तुम्हें शाप देती हूँ, मैं तुम्हें भयानक मौत मरने का शाप देती हूँ। चुप रहो, इसे अभी यहाँ से बाहर निकालो, इसे पागल खाने भेज दो। जुआंग सुनजी आखिरकार घबरा गया। पागल खाने जेल से कहीं ज्यादा डरावने होते हैं। वो जमीन पर घुटने टेक कर लगातार दया की भीख मांग रहा था। कृपया मुझे दूर मत भेजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? लिनलिन चली गई है, लेकिन आपके पास अभी भी मैं हूँ। मैं हमेशा आपका बेटा रहूंगा, है ना? तुम्हारी ये कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? अगर ये तुम्हारे लिए नहीं होता, अगर ये तुम्हारे लिए नहीं होता, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जिस बेटे को उन्होंने इतने प्यार और देखभाल से पाला था, उसी ने उनकी अपनी बेटी को मार डाला। अंत में जुआंग सुनजी को पागल खाने भेज दिया गया। ये फैन, क्या तुम मुझे एक बार और लिनलिन को देखने दे सकते हो? ये असंभव है। श्रीमती जुआंग रो पड़ी। मिस्टर जुआंग चलकर आए और मुझे एक बैंक कार्ड थमाया। उन्होंने भारी आवाज में कहा, मैंने सुना है कि आप भविष्यवक्ताओं को पढ़ने के बाद भुगतान लेना ही पड़ता है। इस कार्ड में 1 मिलियन युआन है। मैंने कार्ड उन्हें वापस कर दिया और अपने हाथ में घंटी हिलाई। इसके लिए किसी ने पहले ही भुगतान कर दिया है। वे सभी अचानक अपनी ताकत खो बैठे, जैसे उनका सहारा छिन गया हो। वे एक के बाद एक चुपचाप रोने लगे। उस रात हमारे असली परिवार ने आखिरकार पहली बार एक साथ खाना खाया। मिस्टर जुआंग मेरे स्कूल जाने की व्यवस्था करना चाहते थे। मैंने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने और जोर नहीं डाला, बस मुझसे कहा, आज से तुम जुआंग परिवार के इकलौते बेटे हो। मैंने कुछ नहीं कहा। अंत में मैंने उनमें से प्रत्येक को एक ब्रेसलेट दिया। ये ज़्यादा महंगा नहीं है, ये सुरक्षा के लिए है। सूरज उगते ही मैंने अपना सामान पैक कर लिया, जल्दी निकलने की तैयारी में। रसोइया मुझे रोकने के लिए दौड़ा। साहब, मालकिन, छोटे मालिक जा रहे हैं। मिस्टर जुआंग, मिसेस जुआंग, जुआंग किंग्या और जुआंग किंकिंग सभी भागते हुए नीचे आए। मैं पीछे नहीं मुड़ा। मैंने बस इतना कहा, मैंने आपसे ये सवाल पहले ही 2 बार पूछा है। अगर आपको मेरे और जुआंग सुनजी के बीच रुकने के लिए किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? आपको दोनों चीजें नहीं मिल सकती। मैं जा रहा हूँ। मैंने मिसेस जुआंग को सिसकते हुए मेरा नाम पुकारते सुना और जुआंग किंकिंग को रुंधे गले से भाई कहते सुना। मैं फिर भी पीछे नहीं मुड़ा। शायद ये वैसा ही है जैसा आंटी वांग ने कहा था। जुआंग परिवार इतना शक्तिशाली और अमीर है। मुझे ढूंढने में उन्हें इतने साल कैसे लग गए? उन्होंने मुझे सड़क पर भविष्य बताते देखा। क्या उन्हें लगा कि मैं मनहूस हूँ? मैंने इन सभी विचारों को अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया और जुआंग परिवार के गेट से बाहर निकल गया। मुझे याद आया कि मेरे मास्टर ने कहा था कि वे मुझे एक नया फॉर्मेशन सिखाएंगे और मैंने अभी तक इसे नहीं सीखा है।